बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर एम्पेयर्स लॉ के बारे में है। एम्पेयर्स लॉ और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि बी के साथ रिप्रेजेंट की जाती है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम भी देते हैं, उस चीज़ की डिटर्मिनेशन जो है वो हम इस लॉ से करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट करंट के साथ फर्स्ट टाइम ऑस्टर्ड ने दिया था, लेकिन ऑस्टर्ड इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद वो इसकी वैल्यू को ना बता सका कि कितनी वैल्यू जो है वो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो कितनी होती है। फिर उसके बाद डिफरेंट अटैम्प्ट्स होती हैं। उन अटैम्प्ट्स में जो सक्सेसफुल रहता है वो एम्पेयर्स रहता है, और एम्पेयर्स एक लॉ फार्मूलेट करता है जो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने गाज़ेस लॉ के नेम से एक लॉ पढ़ा था। गाज़ेस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बताती है कि किस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए गाज़ेस लॉ और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एम्पेयर्स लॉ जो है वो मौजूद है। अब इन दोनों लॉज के अंदर कुछ स्टेप्स जो हैं वो कॉमन है। उन स्टेप्स के ऊपर जाने से पहले हम एम्पेयर्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो फॉर्मली लिख लेते हैं कि वो किस तरह से है और किस तरह से डिफ़ाइन होती है। एम्पेयर्स लॉ and determination of magnetic flux density, यानी B की वैल्यू, ये हमने फाइंड आउट किया। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आए तो हम इसमें लिखते हैं कि सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज all the quantities B dot delta L enclose circular path around the conductor will be equal to mu naught times the current flow through closed path। ये इसकी एक डेफिनेशन जो है वो हमारे पास फॉर्मली बन जाती है कि जितनी भी ये डेफिनेशन हम प्रूव करेंगे उसके बाद हमें इसकी अच्छे तरीके से समझ आएगी। हम इस डेफिनेशन को एज इट इज़ लिख लेते हैं कि सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज़ बी डॉट डेल्टा एल इन अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट थ्रू अ क्लोज सरफेस। याद करिए ये डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही आपको मिलती जुलती नज़र आएगी जैसी गाज़ेस लॉ में पढ़ी थी कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस will be equal to 1 over epsilon naught times of the total charge enclosed inside the surface। फ़र्क सिर्फ ये है चूँकि वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं और वो चार्ज के रेस्ट हालत की वजह से वजूद में आता है। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की मोशन की वजह से जो है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर फिर हम 1/ε0 की बजाय μ0 टाइम्स कह देते हैं और टोटल चार्ज की बजाय टोटल करंट कह देते हैं। यानी रेस्ट चार्ज नहीं लेना, मोशन के अंदर चार्ज लेना, और मोशन के अंदर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट कहलाती है। इस डेफिनेशन को दूसरे तरीके से हम डिफ़ाइन करें तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, द सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B and the path divided into small segments। ये सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट, किस किस का डॉट प्रोडक्ट? मैग्नेटिक फील्ड का और उस पाथ का जो स्मॉल सेगमेंट में आपने डिवाइड किया हुआ है। ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू the μ0 times the total current। through closed path। उस क्लोज पाथ में से गुजरने वाली जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बेटे हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन आ जाए। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन और इस फार्मूले को ड्राइव करना है, तो इसके लिए मैं फिर 5 स्टेप्स जो है वो आपको लिखवाऊंगा। उन्हीं के थ्रू हमने इसके प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीजर लिख लेता हूँ। ये प्रोसीजर आपकी बुक में अवेलेबल नहीं। प्रोसीजर में जो पहली बात है इस डेफिनेशन को और एम्पेयर्स लॉ को प्रूव करने के लिए वो ये है कि इमेजिन a close Amperian surface where we want to find magnetic field। जिस जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर एक क्लोज एम्पेरियन सरफेस जो है वो ड्रॉ कीजिए। नंबर 2, ये जैसे देखें ये वही स्टेप्स आपको वैसे ही मिलते जुलते नज़र आएंगे जैसे आपने गाज़ियस लॉ में पढ़े। दूसरा था कि हम उस गाज़ियस लॉ के अंदर, गाज़ियन सरफेस के अंदर चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते थे। यहाँ पर हम इस एम्पेरियन सरफेस के अंदर से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिकल करंट को फाइंड करेंगे। नंबर 2, फाइंड इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू एम्पेरियन सरफेस। उस एम्पेरियन सरफेस में से फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड करें। नंबर 3, आपने ये फाइंड करना होता था कि कितना फ्लक्स उस गाज़ियन सरफेस में से निकल रहा। यहाँ पर आप ये फाइंड करेंगे कि वो फील्ड लाइंस जो आपकी एम्पेरियन सरफेस के ऊपर फ्लो कर रही हैं या पास कर रही हैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। यानी जो एम्पेरियन सरफेस के अंदर से फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। तो फाइंड the
field lines passing through close एम्पीरियन सरफेस। उस क्लोज एम्पीरियन सरफेस के ऊपर से जो पास करने वाली लाइन है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। और लास्ट पे आप इन दोनों को प्रोपोर्शनैलिटी के साथ लिखेंगे, यानी वो फील्ड लाइंस जो एम्पीरियन सरफेस में से पास कर रही हैं डेफिनेटली वो उतनी ज़्यादा होंगी जितनी उस के अंदर से पास करने वाली करंट ज़्यादा होगी। तो इन दोनों की प्रोपोर्शनैलिटी बना लेनी है, जिसको डेवलप कर लेना। तो चौथा स्टेप के गेज a relation between above two steps। तो ऊपर वाले दो स्टेप्स के अंदर रिलेशन डेवलप करें। मैं ये तो नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट वही गाज़ेस लॉ वाली स्टेटमेंट्स हैं सारी, लेकिन कुछ उससे मिलती जुलती कहानी जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू कंसिडर अ कार्डबोर्ड। ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड के अंदर से आप वो कंडक्टर पास कीजिए ये मैंने एक कंडक्टर इसमें से पास कर। वी नो डैट कि जब हम इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करवाएंगे इन दिस डायरेक्शन आई, तो इसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। हमने उसी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब उसके लिए सबसे पहले हम इन फील्ड लाइंस को देखें तो ये फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगी। यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल, ठीक है। अब ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस सिम्ट में इस तरह से है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस। अब इस सारी को मैंने ये बना दी। अब हम कहते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना। पहला स्टेप था कि आप एक क्लोज एम्पीरियन सरफेस ड्रॉ करें। तो मैं इसमें इस रेड मार्कर से एक एम्पीरियन सरफेस क्लोज इस तरह से ड्रॉ कर लें। दिस क्लोज सरफेस इज जस्ट लुक लाइक दैट, कि जैसे आपके पास वायर के अंदर से पास होने वाली करंट की वजह से फील्ड है, उसी तरह की मैंने एक क्लोज सरफेस इमेजिन कर ली। अब ये क्लोज सरफेस इमेजिन कर ली, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप ये है, इस क्लोज सरफेस के छोटे छोटे पार्ट्स कर लें। ये ईच पार्ट लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ताकि हमें फील्ड लाइंस पास होती हुई हमें आसानी से फाइंड हो जाए। क्योंकि दूसरा स्टेप्स हमारा था कि फाइंड द टोटल करंट फ्लो थ्रू द सरफेस। अब ये क्लोज सरफेस रेड कलर की है, इसके अंदर से वही करंट पास कर रही है जो इस रॉड में से पास कर रही है, और रॉड में करंट पास कर रही है आई। तो हम कह सकते हैं आई करंट इस क्लोज सरफेस में से पास कर रही है। अब बेटे हम इसमें इस सरफेस के छोटे छोटे पार्ट्स कर चुके हैं। हर पार्ट डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 एंड सो ऑन। अब हम अगर देखें तो इस नुक्ते पर फील्ड लाइन इस सिम्बत में जा रही, तो मैं कहूँ कि फील्ड लाइन अलॉन्ग द टेंजेंट ऐसे है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी होगा।
ठीक है। अब इसको देखें तो हमारे पास इस पॉइंट पर अलोंग द टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर को और ये रेड वाली सरफेस इधर को। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके इधर बनाऊं तो मुझे पता चलता है कि ये डेल्टा L1 है जो कि रेड कलर का है और इसके स्टार्टिंग पॉइंट से अलोंग द टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड B1 इस सिमत में, डेल्टा L1 इस सिमत में। व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? तो एंगल θ1 इसमें ये चीज़ हमें नज़र आती है। अब हम B के दो कंपोनेंट्स बनाते हैं। B की टेल से एक लाइन खींचता हूँ जो L की सिमत में और B के हेड से एक लाइन खींचता हूँ जो टूवर्ड्स द हेड। थीटा के सामने वाली आ जाएगी B1 साइन θ1 और ये आ जाएगी B1 कॉस θ1। अब इसमें देखें तो ब्लैक लाइन इस रेड लाइन के ऊपर कौन सा पार्ट है? क्योंकि आपने B1 जो ग्रीन है इसके दो कंपोनेंट्स कर लिए, दोनों ब्लैक। अब इनमें से B साइन थीटा तो इस रेड लाइन में से पास नहीं कर रहा, लेकिन B कॉस थीटा रेड लाइन के ऊपर है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना होता है जो एम्पीरियन सरफेस के ऊपर हो। तो वो कौन सा आएगा? B कॉस थीटा। और एम्पीरियन सरफेस की इस वक्त लेंथ कितनी है? उस वक्त डेल्टा L1। इसका मतलब आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को? हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन एम्पीरियन सरफेस that is equal to B1 cos θ1 इसको डेल्टा L1 से मल्टीप्लाई कर, ये चीज़ हासिल हो। इसको फर्दर लिख सकते हैं B1 डेल्टा L1 cos θ1। अब इससे अगला देखें पार्ट, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट इस सिमत में आएगी, वो B2 होगी। उसी तरह एंगल θ2 आ जाएगा, डेल्टा L2 होगा। उसके दो कंपोनेंट्स करेंगे तो उसमें से भी वो कंपोनेंट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो लेंथ की सिमत में होगा वो B2 cos θ2 आ जाएगा। तो हम उसकी वैल्यू सिमिलरली फाइंड करेंगे। सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा B2 डेल्टा L2 cos θ2 आ जाए, ये चीज़ आ जाए। एंड सो ऑन, बाकियों को फाइंड कर लें। B3 डेल्टा L3 cos θ3 आ जाए। और अगर हम n पार्ट करें तो Bn डेल्टा Ln cos θn आ जाए। अब बेटे चूँकि cos थीटा है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट की शक्ल दे सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट में यही चीज़ कैसे लिखी जाएगी? ये चीज़ लिखी जाएगी B1 डॉट डेल्टा L1, B2 डॉट डेल्टा L2, B3 डॉट डेल्टा L3, Bn डॉट डेल्टा L। ये अब छोटे छोटे पार्ट्स आपने एम्पीरियन सरफेस के कर लिए और उसके ऊपर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब हम तमाम पार्ट्स के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उस एम्पीरियन सरफेस पर आ रही है उसको जमा करें इन टर्म ऑफ, इसके साथ साथ लिख भी लें, यह आ जाएगी B1 डॉट डेल्टा L1, इन दोनों के ऊपर एरो आ जाए, B2 डॉट डेल्टा L2, इस तरह B3 डॉट डेल्टा L3, Bn डॉट डेल्टा Ln, सम द ऑल द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस वन। तो मेरे पास आ जाएगा B1 डॉट डेल्टा L1 प्लस B2 डॉट डेल्टा L2 प्लस B3 डॉट डेल्टा L3 सो ऑन Bn डॉट डेल्टा Ln। ये हमारे पास तमाम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ऑन द सरफेस आ गई। ये उतनी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा करंट उसमें से पास करेगी। तो हम इसमें कह लेते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लो थ्रू द एम्पीरियन सरफेस। इस एम्पीरियन सरफेस के ऊपर अंदर से करंट पास कर रही है, जो रॉड में से पास करी वो आई करंट है।
अब इन तमाम को समेशन की शक्ल में लिखा जा सकता है, ये जमा हो रहे हैं चूँकि समेशन i इज इक्वल टू 1 to n बी आई डेल्टा एल आई, ये मैंने ओपन करूँ तो i की वैल्यू 1 पुट करूँ, b1 डेल्टा l1 समेशन यानी जमा b2 डेल्टा l2 समेशन यानी जमा b3 डेल्टा l3 एंड सो ऑन n तक चला जाए। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट i। प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम ख़त्म करें तो मेरे पास म्यू नॉट कांस्टेंट आ जाए, बी आई डेल्टा एल आई आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई आ जाए। दिस इज योर फाइनल रिलेशन। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ जाए। अब इस रिलेशन को देखें और वो डेफिनेशन देखें जो शुरू में हमने लिखी थी एम्पीरियन लॉ की। ये प्रूव हो जाती है कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट डेल्टा एल वन, यानी जो सेगमेंट्स हमने बनाए हैं उन तमाम सेगमेंट्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है विद मैग्नेटिक फील्ड, इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट आई या इज़ इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट आ जाए। इसी तरह पहली डेफिनेशन थी कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट पासिंग थ्रू द एम्पीरियन सरफेस। बेटे इस तक कंप्लीट हो जाता है।